Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode. Beautiful place and pain moments. आपने पहले सुना था कि रॉकी से फाइलें घर जाती हैं और फिर से वो देख भी लेता है आदित्य, तो उसको पनिशमेंट के रूप में फिर से फाइल चेक करने को देता है और वो रॉकी कहता है कि अभी 6 घंटे लगे मुझे इन चेक करने में और दोबारा से मुझे अब फिर से 6 घंटे लगने वाले हैं। उधर दूसरी तरफ शहर से दूर एक खूबसूरत सी जगह जहाँ एक चट्टान, हरियाली, बहती नदी का पानी बिल्कुल स्वर्ग की भांति लग रहा, फूलों की महकती खुशबू चारों ओर खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। चट्टानें बड़ी तो नहीं थी, बस जमीन पर बिछी हुई थी, हरियाली हर तरफ फैली हुई थी और वह जगह रोड के कुछ दूरी पर थी। अनुराग कार साइड में रोकता है और कार रोकते ही सब कोई बाहर निकलता है। सबके चेहरे पे बहुत ज़्यादा खिले हुए थे। काव्या को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इसी खूबसूरती नज़ारा देखकर काव्या जल्दी से चट्टानों की तरफ बढ़ जाती है। सौरभ काव्या को इतना खुश देखकर जल्दी से फ़ोन निकाल वीडियो करने लगता है। अनुराग और रूहान के चट्टानों की तरफ बढ़ जाते हैं। सौरभ वीडियो करते हुए जाने लगता है, रूमानी भी उसके पीछे चली जाती है। वहीं तंसज की कार रुकती है। रूहानी कार रुकने पर भी नहीं उठती, जैसे उसे पता ही नहीं हो कि कार रुक चुकी है। तंसज भी उसे ना देखते और ना कुछ बोलता है। वह भी वैसे ही कि वैसे बैठा रहता है। 15 मिनट बाद दोनों ऐसे ही बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं। बिल्कुल शांत सा माहौल था कार में। तभी तंसज का फ़ोन रिंग होता है। फ़ोन की रिंग से रूहानी होश में आती है और तंसज को देखती है। तंसज कॉल रिसीव करता है। कॉल स्पीकर पर था। उधर से अनुराग की आवाज़ आती है, अरे यार क्या कर रहे हो तुम दोनों? कार में 15 मिनट से निकल ही नहीं रहे हो। कहीं कार का दरवाज़ा लॉक तो नहीं हो गया? तंसज अनुराग की बातों को इग्नोर करते हुए कहता है, हाँ हम आ रहे हैं। रूहानी अब खिड़की से बाहर देखती है। वह जल्दी से सीट बेल्ट निकाल कर बाहर निकलती है और सीधे सभी लोगों के पास बढ़ जाती है। वहीं तंसज अब अपनी आंखों से गॉगल्स हटाता है। उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थीं। वह रूहानी को जाते हुए देख रहा था। तंसज कार को साइड में लगाकर फिर से गॉगल्स पहनता है और सबकी तरफ बढ़ जाता है। काव्या जल्दी से नदी के साइड पानी में पैर रखती है और बड़ी सी पत्थर पर बैठ जाती है। रूमानी और रूहानी भी काव्या के पास आती हैं और वहीं सौरभ काव्या को वीडियो में कैद करते हुए आदित्य को सेंड कर देता है। तंसज अनुराग के पास जाता है। अनुराग तंसज को अजीब नजरों से देखते हुए पूछता है, क्या कर रहे थे कार के अंदर? तंसज अनुराग के सवाल पर कोई जवाब नहीं देता तो अनुराग कहता है, कहीं तुम दोनों कार के अंदर एक दूसरे के मुंह का स्वाद तो नहीं चख रहे थे? सौरभ भी अब शक भरी नजरों से देखता है। तंसज चिढ़ते हुए कहता है, इसीलिए बुलाया है क्या तुझने मुझे? अनुराग इतना क्यों चिढ़ रहा है? अनुराग कहता है, इतना क्यों चिढ़ रहा है? चल छोड़, जो भी तुम दोनों कर रहे थे, तुम दोनों की पर्सनल बातें। नज़ारों को आनंद लेते हैं। तीनों एक साइड बैठकर बातें करते हैं। वहीं रूहान बिल्कुल अलग खड़ा हुआ था। वह अपने पैंट में पॉकेट पर दोनों हाथ रखकर एकटक सामने की ओर देख रहा था। इस जगह को देखकर रूहान के पुराने दर्द से हरे भरे होने लगे। रूहान के सामने अचानक ही बीते पल उभरने लगे। रूहान एक लड़का और एक लड़की नज़ारों को बहुत ही ज़्यादा रूहान एक लड़का और एक लड़की यानी 3 लोग नज़ारों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रहे थे। वह लड़की फ़ोटो खींचते ही जिद करती है तो वह लड़का रूहान को फ़ोन पकड़ाते हुए लड़की के साथ चला जाता है। रूहान मुस्कुराते दोनों की फ़ोटो खींच रहा था। वहीं वह लड़की एकटक रूहान को ही देखे जा रही थी, जिसकी जानकारी ना ही रूहान को थी और ना ही उस लड़के को। वह लड़का रूहान के पास आकर कहता है, रूहान अब तेरी बारी है, पाखी के साथ खड़े हो जा। जैसे ही वह लड़की यानी पाखी सुनती है तो खुशी से भर जाती है। वहीं रूहान मना करते हुए कहता है, नहीं रेहान, मुझे नहीं खिंचवानी कोई फ़ोटो। रेहान पाखी के पास बुलाता और रूहान से बोलता है, चल ठीक है, सबके साथ एक सेल्फी तो ले लेते हैं। पाखी दोनों के बीच खड़ी हो जाती है। रूहान इस बार मना नहीं करता। रेहान सेल्फी खींचता है, तभी उसका कॉल आता है तो वह कॉल रिसीव करते हुए कुछ दूर चला जाता है। पाखी रूहान के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है। रूहान झटके से पाखी का हाथ झटकता और भड़कते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो पाखी? पाखी प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, आई लव यू रूहान। रूहान को एकदम से झटका लगता है। वह गुस्से से दांत पीसते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो पाखी?
पाखी झटके से रूहान के गले लग जाती है और कहती है, मैं सच कह रही हूँ, आई रियली लव यू। रूहान झटके से पाखी को अलग होता है। पाखी रूहान के इस तरह अचानक करने से नीचे गिर जाती है। फिर भी वह उठकर कहती है, प्लीज़ रूहान, मैं तुम्हें कब से बताना चाह रही थी कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा तुम्हारी चाह। रूहान कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया पावी, तुम्हें दिखता नहीं है रेहान तुमसे कितना प्यार करता है और तुमने तो उसके प्रपोजल को भी एक्सेप्ट किया था, तो फिर अब क्या हुआ? पाखी चिल्लाते हुए कहते, मैंने प्रपोजल सिर्फ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट किया था, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करती तो रेहान मुझे शायद दूर हो जाता और उसके बिना मैं तुम्हारे करीब नहीं आती। जैसे ही रूहान ये सुनता है, गुस्से से आग बबूला हो जाता है। रूहान गुस्से से, उसका मतलब तुम रेहान के साथ प्यार करने का नाटक कर रही थी? पाखी आगे बढ़कर कहती है, हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए रूहान। रूहान के हाथ की मुट्ठी गुस्से में कसती जाती है। पाखी फिर से कहती है, और मुझे पता है रूहान, तुम भी मुझसे प्यार। रूहान बीच में ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं बात भी तुमसे सिर्फ रेहान के लिए करता हूँ, वरना मैं तुम जैसी लड़कियों की तरफ देखता भी नहीं। पाखी धमकाते बोली, देखो रूहान, अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रूहान तुरंत कहता है, जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाखी रूहान को देखकर वहां से भागने लगती है। रूहान उसे पीट करके खड़ा हो जाता है। कुछ देर तक रूहान वैसे ही खड़ा होकर खुद को गुस्से को कंट्रोल करता है। तभी रोड पर जोरदार एक्सीडेंट की आवाज़ आती है और साथ में रेहान की भी। रेहान पाखी का एक्सीडेंट होता देखकर जोर से चिल्लाता है, पाखी। रूहान भी दौड़ते हुए जाने लगता है। तभी उसे एक बार फिर एक्सीडेंट की आवाज़ सुनाई देती है। वह घबराते हुए और तेज़ी से बढ़ता है। रूहान रोड पर पहुंचता है तो वो जम जाता है। रोड पर दूर से पाखी की बॉडी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। रूहान की नज़र जब रेहान पर पड़ती है, रेहान रोड के बीचों बीच खून से लथपथ पड़ा हुआ था। रूहान दौड़कर रेहान के पास जाता है और घुटने पर बैठकर उसे उठा लेता है। रेहान धीरे धीरे आँख खोलते हुए कहता है, रूहान यार, पाखी, प्लीज़ पाखी को बचा ले, उसे बचा ले। रूहान कांपते हुए होठों से कहता है, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। सुना तुमने? रेहान गहरी सांस लेने लगता है। रूहान की आंखों में बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। रेहान कुछ देर तक सांस लेते, फिर अचानक उसकी सांसें बंद हो जाती हैं। रूहान रेहान को उठाने की नाकाम कोशिश करने लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रूहान पागलों की तरह चिल्लाते हुए रेहान को बुलाने लगता है, लेकिन अब रेहान उसकी आवाज़ बिल्कुल नहीं सुन पा रहा था। रूहान रेहान की कसकर गले लग लेता है, जैसे उसे कोई छीन ले। लेकिन सच तो यही था, रेहान छीन चुका था, अब बहुत दूर जा चुका था। रूहान गले लगे हुए रोने लगा। तभी वहाँ एम्बुलेंस के साथ पुलिस की जीप आती है और पाखी भी मर चुकी थी, लेकिन रूहान को उसके कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग रूहान को रेहान से अलग करने लगते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। रूहान रेहान को छोड़ ही नहीं रहा था। उसने बहुत ही ज़्यादा टाइटली रेहान को पकड़ा हुआ था। सब हार मानकर दोनों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जाते हैं। रूहान ने अभी रेहान को नहीं छोड़ा था। वह बिल्कुल सदमे में चला गया था। हर पल उसके साथ रहने वाला दोस्त आज उसे अकेला छोड़कर चला गया था। बात रूहान बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। बीते बातों को याद करते हुए रूहान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। तभी अचानक उसके कंधे पर कोई साथ देने के मकसद से हाथ रखता है। रूहान उसे एक नज़र तक नहीं देखता, सीधे पलट कर गले लग जाता है और रोने लगता है। अचानक रूहान के ऐसे करने से काव्या सहम जाती है। वहीं सबका ध्यान अब तक दोनों को पर बिल्कुल नहीं था। सब फोटो खींचने में बिजी थे। काव्या रूहान की पीठ को सहलाते हुए कहती है, रूहान, आपको संभालो। रूहान जैसे ही काव्या की आवाज़ सुनता है, जल्दी से उससे अलग होता है और नज़र झुकाते हुए कहता है, सॉरी भाभी। काव्या रूहान के चिन को पकड़कर चेहरे को ऊपर उठाती है और आंखों में देखते हुए कहती है, भाभी माँ के समान होती है, उसने गले लगाना कोई गलत बात नहीं है। रूहान जब यह बात सुनता है तो एकदम से फिर से काव्या के गले लग जाता है। इस वक्त रूहान को किसी अपने के साथ की बहुत ज़रूरत थी, जो काव्या पूरी करी थी। बहुत देर तक रूहान ऐसे ही रहता है।
काव्या बस उसका पीठ सहलाकर शांत करने लगती है। कुछ वक्त में रूहान बिल्कुल ठीक हो जाता है। वह काव्या से कहता है, चलिए भाभी। काव्या पूछती है, अब आप बिल्कुल ठीक है ना? रूहान मुस्कुराते हुए कहता है, जिसके पास आप जैसी भाभी माँ का साथ हो तो उन्हें क्या हो सकता है। काव्या भी मुस्कुरा देती है और दोनों साथ में सबके पास चले जाते हैं। सब हंसते मुस्कुराते हुए फोटो खींचने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पे प्यारी सी स्माइल थी जो फोटो की रंगत को और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर खड़ा इंसान उनके हर बातों को और करतूतों को ध्यान से देख रहा था। वह किसी को कॉल पे बातें करते हुए बोलता है, राठी साहब, अरुणी देवी के पोते पोती और साथ में उनकी पोता बहू भी मौजूद हैं। आप कहें तो अभी उठा लें। उधर से काफ़ी नफरत भरी आवाज़ आती है, पोते पोतियों को उठाकर कुछ नहीं मिलने वाला। उसने हमसे हमारी बहू को छीना ना, उसके बदले में हम उसे पोता बहू छीनेंगे। जैसे उन्होंने हमारी बहू की शादी खुद के बेटे से कर दी, वैसे ही हम उसके पोता बहू की शादी खुद के पोते से करेंगे। फिर देखते हैं वह क्या करती है। इतना बोलते हुए आदमी जोर जोर से हंसने लगा। वह आदमी कॉल कट करके जैसे ही कॉल लगाने की कोशिश करता है, सामने बहुत सारी गाड़ियां आकर रुकती हैं। गाड़ियों को देखते हुए आदमी कॉल कट कर देता है और कहता है, अरुणी देवी हर पल हमारे बीच से आगे निकल जाती है, सोच से आगे निकल जाती है। वह आदमी वहाँ से निकल भाग जाता है। वहीं बॉडीगार्ड की इतनी सारी गाड़ियां देखकर अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, दादी भी ना एक मिनट भी हमें अकेले नहीं छोड़ती है। हर पल अपने इन काले कपड़े पहने लोगों को हमारे पीछे लगा देती है। वह इतना बोलकर आगे देखता है तो आदित्य कार से निकलकर बाहर खड़ा हो जाता है। आदित्य को देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। उमानी जल्दी से कहती है, भाई जल्दी चलिए वरना आज किसी की खैर नहीं। सब तेजी से अपनी कार की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं काव्य बस उन्हें जाता देख रही थी। अनुराग पीछे मुड़कर कहता है, भाभी क्या आपको आज नहीं जाना? काव्य ना में सिर हिला देती है। अनुराग काव्य की तरफ बढ़ने को होता है कि सौरभ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर चला जाता है। सब कार में बैठकर चले जाते हैं। उनके साथ कुछ बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। सबके जाते ही आदित्य काव्य की तरफ बढ़ता है। काव्य अब पीट करके खड़ी होकर नज़ारों को ही देख रही थी। आदित्य काव्य के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो जाता है और काव्य कहती है, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ नहीं रुक सकते? आदित्य सख्त आवाज़ में लहजे में कहता है, नहीं। आदित्य के कहती काव्या नीचे बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगी। देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है, तो मन नहीं कर रहा मुझे यहाँ से जाने का। आदित्य सख्त लफ्जे में कहता है, नहीं। आदित्य के कहते ही काव्या नीचे बैठ जाती है और कहती है, लेकिन मैं तो नहीं जाऊँगी। देखिए ना कितना खूबसूरत नज़ारा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। आदित्य कहता है, मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हें ले जाने के। काव्या घूरते हुए कहती है, आप जो भी तरीका अपना ले, मैं तो नहीं जाने वाली। काव्या अब फिर से नज़रों में खो जाती है नज़ारों में, और तभी आदित्य आगे बढ़कर काव्या को गोद में उठा लेता है। काव्या खुद को छुड़ाते हुए, ये क्या ज़बरदस्ती है? आदित्य इस बार कुछ नहीं बोलता और सीधे जाकर काव्या को कार में बिठाता है और खुद भी बैठ जाता है। चंद पलों में कार वहाँ से चली जाती है और बॉडीगार्ड की गाड़ी भी उनके पीछे चली जाती है। एंड सो नेक्स्ट, सारी कार सिंघानिया विला पर जाकर रुकती है। काव्या मुंह फुलाए कार में बैठी हुई थी। विला आने से आदित्य अपना लैपटॉप बंद करता है और काव्या की तरफ देखकर बोलता है, खुद अंदर चलोगी या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊं? काव्या घूरकर आदित्य को देखती है और मन ही मन कहती है, इन्हें तो हमेशा धमकी देनी आती है, खड़ूस कहीं के। काव्या कार से बाहर निकलती है और आदित्य को बिना देखे जल्दी से अंदर चली जाती है। काव्या के अंदर जाते ही आदित्य अपना फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता कहता है, पूरी रात टॉर्चर करो। उधर से हाँ में आवाज़ आती है। आदित्य भी कार से बाहर आकर विला में चला जाता है। काव्या कमरे में बोरियत सा मुंह बनाए बैठी हुई थी। तभी आदित्य अंदर आता है। आदित्य को देखते ही काव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। आदित्य काव्या के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, कार में तुम क्या बोल रही थी? काव्या नाम समझी में देखते पूछती है, क्या? हमने तो कुछ नहीं कहा। आदित्य काव्या के और करीब जाकर काव्या की आंखों में देखकर कहता है, नहीं, यही कि तुम्हें एक रोमांटिक पति चाहिए था,
काव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और नजर चुराती हुई कहती, हाँ हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। आदित्य काव्या के कान में पास जाकर कहता है, सिंघानिया बिला की सभी कार में डिवाइस लगे हुए हैं और कौन क्या कह रहा है और क्या कर रहा है सब सुनाई भी देता है और दिखाई भी देता है। अब तो काव्या की हालत ही खराब हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है, काव्या आज तो तू गई, क्या जरूरत थी उस खड़ूस के बारे में बोलने की। आदित्य अपनी जगह से उठता है और कमरे के दरवाज़ा बंद करके लॉक कर देता है। आदित्य काव्या की तरफ बढ़ते हुए अपना कोट निकाल बेड पर फेंक देता है। काव्या यह देखकर अपनी जगह से उठकर हकलाते बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य कुछ नहीं बोलता और अपनी शर्ट के बटन को खोलने लगता है। काव्या आंखें बड़ी करके उसे देखने लगती है। आदित्य शर्ट को खोलकर फेंक देता है और काव्या के पास जाकर काव्या की साड़ी को खोलने लगता है। काव्या के दिल की धड़कन अचानक ही बढ़ जाती है। वह आदित्य के हाथ को पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की आंख में देखने लगता है। वहीं काव्या आंख बंद करके चुपचाप खड़ी हुई थी। आदित्य के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है जो कुछ पलों में गायब हो जाती है। आदित्य काव्या के कान के पास जाकर कहता है, बिना कपड़े उतारे हम रोमांस नहीं कर सकते। काव्या का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है। वह खुद को छुपाते हुए आदित्य के सीने से लग जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था इतना सीरियस रहने वाला कभी ऐसा भी कर सकता है। इस रूप में आदित्य को अगर कोई देखता तो अपना सर दीवार पर मार लेता। काव्या का हाथ आदित्य के खुले सीने पर था। सांसें बहुत तेज थी, धड़कनों की शोर बढ़ती जा रही थी। काव्या शर्म के मारे सर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। आदित्य काव्या को धीरे से अलग करता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, मैं चेंज करके आता हूँ। काव्या अब भी आंखें बंद करके खड़ी थी। आदित्य अपना शर्ट और कोट उतारकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्या धीरे से अपनी आंखें खोलती है और पूरे कमरे में नजर डालती है। आदित्य को न देखकर काव्या अपने सीने में हाथ रखकर गहरी सांस लेती है और कहती है, ये सीरियस ही ठीक है, रोमांटिक तो हजम ही नहीं हो रहे। अभी उसे आदित्य के बात याद आती है। काव्या जल्द से कमरे से बाहर निकल जाती है। काव्या सीधे अनुराग के कमरे में जाकर धड़ाम से दरवाज़ा खोलती है। अनुराग जो आराम से बैठा गेम खेल रहा था, काव्या के ऐसे आने से घबरा जाता है। काव्या काफ़ी गुस्से में अनुराग की तरफ बढ़ती है। अनुराग तो कुछ समझ ही नहीं पाता था अचानक काव्या इतनी गुस्से में क्यों लग रही थी। काव्या अनुराग के सामने खड़ी होकर काफ़ी गुस्से की नाराज़गी में कहती है, वो आपने हमें बताया क्यों नहीं कि कार में डिवाइस लगा हुआ है, जिससे कार में जो हो रहा था वो पता चल जाता है। अनुराग बेचारा तो ये बात खुद नहीं जानता था। वह बहुत मासूमियत से कहता है, भाभी सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता। फिर कुछ ही सोचते हुए, लेकिन ये आपसे किसने कहा? काव्या जल्दी से जवाब देती है, आपके भाई ने। उन्होंने सब सुन भी लिया और देख भी लिया है। काव्या की बात सुनकर अनुराग की सिटी पिटी गुल हो जाती है। वह घबराते हुए कहता है, भाभी क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने हमारी बात सुन ली। काव्या जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। अनुराग खड़ा होकर इधर से उधर होते हुए बोलता है, अब तो तू गया चुप्पू, क्या करूं? वह परेशान सा टहल रहा था और काव्या उसकी हरकतों को देख रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है तो अनुराग उस तरफ देखता है। कोई दरवाजे पर बहुत सारी फाइल्स लेकर खड़ा था। फाइल इतनी ज़्यादा थी कि लाने वाले का चेहरा तक नहीं दिख रहा था। काव्या अंदर आने को कहती है पर फाइल लेकर बेड पर रख देती है। तभी उसका चेहरा दिखता है। ये कोई और नहीं, रॉकी था। रॉकी अनुराग की तरफ देखकर कहता है, बॉस ने कहा ये सारी फाइल सुबह तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अनुराग का तो रोने जैसा मुंह बन गया। रॉकी को उसे देखकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। रॉकी कमरे से बाहर निकल जाता है। अनुराग अपनी रोनी जैसी सूरत बनाकर काव्या को देखकर कहता है, देख लिया ना भाभी, आपने अपने इस खड़ूस पति ने थोड़ी सी भी रहम नहीं दिखाई। अगर मैंने ये कंप्लीट नहीं की तो कल इससे डबल हो जाएंगी। काव्या भी मायूस से अनुराग को देखती है। उसे अनुराग के लिए बहुत बुरा लग रहा था जब वह काव्या कुछ कर भी नहीं सकती थी और उसे तो यह भी पता नहीं था कि आदित्य उसे क्या पनिशमेंट देने वाला है। अनुराग जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और एक फाइल लेते हुए कहता है, भाभी आप जाइए, कहीं आपको भी पनिशमेंट ना मिल जाए। काव्या एक नज़र अनुराग को देखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। आदित्य बालकनी में खड़ा डॉक्टर से बात कर रहा था। उधर से डॉक्टर कहती है, आपके कहने पर हमने आपकी वाइफ के ट्रीटमेंट की पूरी तैयारी कर ली है। कल ही आप उन्हें ट्रीटमेंट के लिए ला सकते हैं।
आदित्य यह सुनते ही कॉल कट कर देता है। काव्या कमरे में आकर जल्दी से बेड पर जाकर ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य उसे ऐसे करता देख लेता है। आदित्य काव्या के पास जाकर ब्लैंकेट को हटाकर साइड कर देता है। काव्या कसकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य काव्या की तरफ झुककर कहता है, हमने तो अभी तक रोमांस किया ही नहीं और तुम सो रही हो। काव्या जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, हमें कोई रोमांस नहीं करना। आदित्य बोलता है, लेकिन हमें तो करना है। यह सुनकर तो काव्या की सांसें ही अटक जाती हैं। आदित्य काव्या के पेट से थोड़ा साड़ी को हटाता है और अपने होठ उस पर रख देता है। काव्या कसकर चादर को मुट्ठी में भर लेती है। आदित्य धीरे धीरे काव्या के पूरे पेट पर किस करने लगता है। काव्या की धड़कनें 100 की स्पीड से भाग रही थीं। आदित्य धीरे धीरे काट भी रहा था जिससे उसके दांत के निशान न बने। काव्या तेज तेज सांसें लेने लगी। आदित्य अब ऊपर आता और काव्या के गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा। आदित्य के हाथ काव्या के हाथ की तरफ बढ़ जाते हैं। वह काव्या के मुट्ठी से खोलता है और अपने हाथों में उंगलियों से काव्या की उंगलियों को फंसाता है। काव्या एकदम से सिहर उठती है। आदित्य की गर्म सांसें काव्या के गर्दन से टकरा रही थी। उसके साथ ही आदित्य के गर्म होठ काव्या की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। आदित्य किस करते हुए गर्दन से कान तक जाता है और बहुत ही शांत सा कहता है, तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। काव्या की बोलती पूरी बंद हो चुकी थी और अपनी सांसों पर काबू करने लगती है। काव्या एकदम से सिहर उठती है और आदित्य की गर्म सांसें आदित्य की गर्म सांसें काव्या की गर्दन से टकरा रही थी। उसके साथ ही आदित्य के गर्म होठ काव्या की बेचैनी को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे थे। आदित्य किस करते हुए गर्दन से कान तक जाता और बहुत ही शांत सा कहता है, तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। काव्या की बोलती पूरी तरह बंद हो जाती है। आदित्य आगे बढ़कर काव्या के गलों से होते हुए नाक आंख पर किस करता है। वे आखिर में अपने होठों को काव्या के होठों से जोड़ लेता है। काव्या की पकड़ आदित्य की उंगलियों पर और ज़्यादा कस जाती है। आदित्य बहुत ही सॉफ्टली काव्या को किस करने लगता है। काव्या आदित्य के किस में पिघलने लगती है और खुद भी उसका साथ देने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के होठों का रस बहुत ही इंटेंसली पी रहे थे। होठ ऐसे मिले कि छोड़ने का गुंजाइश ही नहीं हो रही थी। वक्त के साथ किस भी डीप होने लगी। दोनों ही इस किस में डूब चुके थे, जैसे समुद्र की गहराई में डूब गए हो और निकलना थोड़ा मुश्किल हो गया हो। रिश्ते में पहले कदम को पार करने की कोशिश जाकर तब तक रहती है जब तक दोनों की सांसें फूलने न लगी। सांस फूलते पर आदित्य काव्या को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन उसे छोड़ना पड़ा। होठों के अलग होते ही काव्या जोर जोर से सांस लेने लगी। अभी तो काव्या की सांस लेने में भी दिक्कत सी होने लगी। यह देखकर आदित्य अपने होठों को फिर से काव्या के होठों से जोड़ लेता है और उसे सांस देने लगता है। कुछ ही देर में काव्या एकदम से नॉर्मल हो जाती है, लेकिन धड़कन अभी बहुत तेज थी और चेहरा शर्म से पूरी लाल हो चुका था। काव्या अब अपनी आंखें खोलती है तो पाती है आदित्य उसे ही देख रहा था। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए कहता है, तुमने बताया नहीं तुम्हें कितना रोमांटिक पति चाहिए। आदित्य ने फिर एक बार उसे सवाल से काव्या शर्माते हुए नजर झुका लेती है। आदित्य काव्या के गालों पर किस करते हुए कहता है, रोमांस कंटिन्यू करें। काव्या जल्दी से नाम में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, हमें अब भूख लगी है, सब इंतजार कर रहे होंगे। आदित्य कहता है, ठीक है, हम डिनर के बाद रोमांस कंटिन्यू करते हैं। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है। आदित्य का चेहरा हर वक्त की तरह एक्सप्रेशन लेस था, जिससे वह बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि आदित्य मजाक कर रहा है या फिर सीरियस में बोल रहा है। आदित्य काव्या के हाथों में जो उंगलियां फंसी हुई थी उसे आज़ाद करता है और काव्या के ऊपर से हटकर कमरे से बाहर निकल जाता है। काव्या आदित्य के जाते हुए देखकर कहती है, गलती कर दी रोमांटिक पति चाहिए बोलकर, अब पता नहीं ये डिनर करने के बाद क्या करने वाले हैं। काव्या खुद को ठीक करती है और नीचे चली जाती है। सभी साथ में बैठे डिनर कर रहे थे। अरुणी देवी अनुराग को ना देखकर पूछती है, अनुराग कहाँ गए। सौरभ जल्दी से जवाब देता है, वो कमरे में अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रहा है। विशाखा जी असमंजस में कहती है, कैसी पनिशमेंट और किसने दी। सौरभ खाने का एक बाइट लेते हुए,
आदि ने अनुराग को 50 फाइल को कल सुबह तक कंप्लीट करने के लिए कहा है। विशाखा जी हैरान होकर, 50 फाइल? ऐसे क्या किया अनुराग ने? अरुणी देवी सख्त लहजे में कहती है, आदि बिना मतलब कुछ नहीं करते। जरूर अनुराग ने कुछ किया होगा। अनुराग के लिए खाना कमरे में ही भेज दीजिए। काव्या जल्दी से डिनर करने लगती है। हम उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। अरुणी देवी हाँ में सर हिला देती है। काव्या खाना की ट्रे लेकर अनुराग के कमरे में जाती है। अनुराग हर तरफ फाइल से फैलाकर रखा हुआ था। अनुराग का चेहरा बिल्कुल सीरियस था, बिल्कुल आदित्य की तरह। काव्या साइड में खाना रखती है। आवाज से अनुराग का ध्यान टूटता है। वह सर उठाकर जैसी काव्या को देखता है, रोनी जैसी शक्ल बनाकर झट से काव्या को गले लगकर रोने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, भाभी आपके पति ने समझाइए, हम पर इतने जुल्म ना करें। फाइल देखकर ऐसे लग रहा है कल ही मैं अंधा हो जाऊंगा। काव्या अनुराग के ड्रामे को अच्छे से समझती थी। काव्या पूछती है, कितनी फाइल्स कंप्लीट कर ली आपने? अनुराग काव्या से अलग होकर बेड पर बैठकर कहता है, 25 हो चुके, अभी तक 25 बाकी हैं। काव्या हैरानी से अनुराग को देखती है, फिर टाइम देखती है। 2 घंटे में आपने 25 फाइल कंप्लीट कर ली? अनुराग हाँ में सर हिला देता है। अनुराग काफी ज्यादा इंटेलिजेंट और फास्ट था, जिसे ऑफिस का काम भी वह तुरंत कर लेता। काव्या अनुराग को खाना देते हुए कहती है, आप खाना खाइए, फाइल मैं देखती हूँ। अनुराग मजे से बैठकर खाना खाता है और काव्या फाइल में लग जाती है। खाना खत्म होते ही अनुराग भी फाइल में लग जाता है। दोनों बहुत ही ध्यान से काम करने लगते हैं। करीब 12 बजे फाइल कंप्लीट होती है। अनुराग उबासी लेते हुए कहता है, फाइल कंप्लीट हो गई। इतना बोलते ही अनुराग काव्या को देखता है, जो पूरी तरह से थकी हुई थी और जबरदस्ती खुद को जगाए रखी हुई थी। अनुराग काव्या से कहता है, थैंक यू भाभी, अब प्लीज आप जाइए। काव्या अपनी जगह से उठती है और जाने लगती है। थकान की वजह से वो बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी। काव्या किसी तरह कमरे में पहुंचती है और सीधे बेड पर आदित्य के ऊपर ही लेट जाती है। आदित्य जो कब से काव्या का इंतजार कर रहा था, वह आंखें बंद करते हुए ही काव्या के सर को सहलाने लगता है। काव्या अपने हाथ में आदित्य के पीठ पर लपेट लेती है और धीरे से कहती है, आप बहुत रूड है। आपने अनुराग को इतनी सारी फाइल्स अकेले कंप्लीट करने को दी, थोड़े तो उनके बारे में सोचते। आदित्य काव्या की बात सुनकर उसके बालों पर हाथ रखकर सहलाते हुए होठों से माथे को चूम लेता है और कसकर बाहों में भर लेता है। कल शायद आपको एक चैप्टर या फिर 2, तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। सुबह की पहली किरण खिड़की से होते हुए आदित्य और काव्या पर पड़ती है। काव्या अभी आदित्य के ऊपर सोई हुई थी। आदित्य की आंखें धीरे से खुलती है और आंखें खुलते ही उसे अपने ऊपर सो रही काव्या दिखती है, जो थकान की वजह से गहरी नींद में थी। शांति के बीच आदित्य का फोन रिंग होता है। आदित्य काव्या को अच्छे से पकड़कर खिसकते हुए फोन को टेबल से उठाकर रिसीव करके कान पर लगाता है। कॉल से उधर साइड में, बॉस ये बस एक शूटर है जिसे बस मारने वाले ने नहीं बता सकता कौन है। आदित्य एक नज़र काव्या को देखता है और धीरे से बोलता है, ओके देन किल हिम। उधर से आवाज़ आती है, ओके बॉस। आदित्य कॉल कट करके साइड में रख देता है। आदित्य अब कल के बातों को सोचने लगता है। कल जब आदित्य ऑफिस में बैठा अपने कामों में बिजी था, तभी उन्हें काव्य के हिडन बॉडीगार्ड का कॉल आता है, जो हमेशा काव्य को पूरे से देर से थोड़ी से दूर से प्रोटेक्ट करता था। आदित्य कॉल रिसीव करता है तो उधर से बॉडीगार्ड कहता है, बॉस मैम की जान खतरे में, मैम गन पॉइंट पर हैं। आदित्य जब यह सुनता है तो उसे लगता है कि जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। आदित्य कैबिन से जल्दी से बाहर निकलते हुए कॉल पर चिल्लाते हुए कहता है, कैच हिम नाउ। उधर से बॉडीगार्ड कहता है, नो बॉस इट्स डेंजरस फॉर मैम। बॉडीगार्ड की बात सुनकर आदित्य गुस्से से भौंकला जाता है और वह कार में बैठे ड्राइवर को बहुत ही फास्ट चलने के लिए कहता है। इधर बॉडीगार्ड की नज़र बस उस शूटर पर टिकी हुई थी। शूटर के हाथ ट्रिगर के बार बार हट रहे थे, क्योंकि काव्य इधर से उधर जा रही थी। काव्य कभी बैठ रही थी तो कभी उठ रही थी, कभी अनुराग के पास जाती तो कभी रूहानी और रोमानी से बातें करती। शूटर का फोकस बार बार डगमगा रहा था। बॉडीगार्ड ये देखकर थोड़ा हिम्मत के साथ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता था उसकी छोटी सी गलती काव्य की जान ले सकती है, और अगर काव्य को कुछ हुआ तो आदित्य उसे नहीं छोड़ेगा। शूटर अचानक ही पीछे मुड़ता है, इससे पहले कि बॉडीगार्ड छुप जाता है। शूटर फिर से काव्य को फोकस करने लगता है कि बॉडीगार्ड झट से उसे पकड़ लेता है। वहीं एकदम
अब तक आदित्य के और भी बॉडीगार्ड वहां पहुंच चुके थे। वह सब उस शूटर को पकड़ लेते हैं। आदित्य आकर गुस्से से उस शूटर के हाथ पर गोली मार देता है। वह शूटर चिल्लाना चाहता था, लेकिन बॉडीगार्ड ने उसका मुंह बंद करके रखा हुआ था। आदित्य शूटर के दोनों हाथों पर गोली मारने के बाद पैरों पर भी गोली चला देता है। शूटर धड़ से तड़पड़ उठता है। वहीं आदित्य का गुस्सा बढ़ते जा ही रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र काव्य के मुस्कुराते हुए चेहरे पे पड़ती है, वह एकदम से शांत हो जाता है। शूटर को वहां से ले जाने का इशारा करता है और खुद कार में बैठ जाता है। कार कुछ पल चलते ही उस जगह के साइड पहुंच जाती है जहां अनुराग और तंसज की कारें थीं। आदित्य सोच भी नहीं सकता था, अगर उसने काव्य के लिए बॉडीगार्ड ना रखा होता तो क्या होता। एक पल के लिए तो आदित्य बहुत ज़्यादा डर गया था। वह अब काव्य को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। आदित्य काव्य के सुकून से सोते हुए चेहरे को देखती है और उसे पकड़कर धीरे से पलटता है। काव्य को बेड पर लेटाकर खुद उसके ऊपर से हटने लगता है, लेकिन वह नहीं हट पाता क्योंकि काव्य ने आदित्य के पीठ पर बहुत ही टाइटली शर्ट को पकड़ा हुआ था। आदित्य अपने एक हाथ को पीछे से जाकर काव्य के हाथों से अपना शर्ट छुड़ाने लगता है। आदित्य शर्ट छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। वह थोड़ा झुककर काव्य के माथे को चूमता और वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्य कसमसाते हुए पलटकर फिर से सो जाती है। कुछ देर बाद आदित्य शॉवर लेने के बाद टॉवल में बाहर आता है और काव्य को गोद में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। काव्य को इस बात की बिल्कुल होश नहीं था कि वह तो अब भी सो रही थी। आदित्य काव्य को लेकर शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और शॉवर को ऑन करता है। शॉवर ऑन होते ही पानी की बूंदें दोनों के ऊपर पड़ती हैं। बहते पानी के बूंदों का एहसास होते ही काव्य अपनी आंखें खोलती है। आंखें खुलते ही काव्य को आदित्य का चेहरा दिखता है, जो उसे ही देख रहा था। काव्य ऊपर देखती है तो आसपास देखती है। काव्य अब भी आदित्य के गोद में थी। आदित्य धीरे से काव्य को नीचे उतारता है। काव्य की नजर अब आदित्य पर पड़ती है। आदित्य को टॉवल में देखकर काव्य का गाल शर्म से पूरा लाल हो जाता है। वे अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य जल्दी से रेडी हो जाता है। हमें बाहर जाना है। काव्य हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। वहीं काव्य उसके जाते ही दीवार से सटकर तेज तेज सांसें लेने लगती है। काव्य आदित्य के हर हरकत से खुद के सांसों को काबू ही नहीं कर पा रही थी। उसके पास आते ही धड़कनें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि उसके लिए संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ देर बाद काव्य रेडी होकर जाती है तो देखती है कमरे में कोई नहीं होता। वह चारों तरफ नजरें घुमाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी विशाखा जी अंदर आती हैं और कहती हैं, काव्य, क्या आपके पास कोई लाल कपड़ा है? काव्य असमंजस से पूछती है, लाल कपड़ा क्यों माँ? विशाखा जी, वो हमें मूर्तियों को ढककर संदूक में रखना है। काव्य, अच्छा हम अभी देखते हैं। काव्य कबर्ड में ढूंढने की कोशिश करती है। उसमें से फोटो फ्रेम नीचे गिर जाती है। काव्य नीचे देखती है तो उसमें माँ, पापा, काव्य और दादी की तस्वीर थी। वहीं जैसे विशाखा जी उस तस्वीर को देखते हैं, दिल सहम सा जाता है। वे आगे बढ़कर फोटो फ्रेम को उठाती हैं और पूछती हैं, काव्य, ये कौन है? काव्य कपड़े में ढकते हुए कहती है, ये हमारे माँ, पापा और दादी हैं। विशाखा जी की आंखों में अब तक एक अजीब सा डर दिखने लगता है। वह एकटक काव्य की माँ की तस्वीर देखे जा रही थी। उनका आंखें एकदम से नम हो जाती हैं, जिसके बीते दर्द वापस लौटकर आ जाते हैं। विशाखा जी आंखों में दर्द लिए खड़ी होती कि तभी काव्य की आवाज़ आती है, हाँ ये मिल गई। विशाखा जी काव्य का आवाज़ सुनते ही झट से अपने आंसू पोंछ लेती हैं और दर्दों को छुपा लेती हैं। काव्य कपड़ा देते हुए कहती है, ये लीजिए माँ। विशाखा जी कपड़ा लेती हैं और फोटो काव्य की तरफ बढ़ा देती हैं। काव्य फोटो लेती है और रखने लगती है कि जैसे उसे कुछ याद आता। वह विशाखा जी को देखते हुए कहती है, ओह माँ, मैं तो आपको हमारे परिवार से मिलाना भूल गई। इतना बोलते ही काव्य अपनी दादी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये हमारी दादी थी कावेरी त्रिवेदी। आपने पापा की तरफ इशारा करते हुए, ये है हमारे पापा विश्वजीत त्रिवेदी। अपनी माँ की तरफ इशारा करते हुए, ये है हमारी माँ कल्याणी त्रिवेदी। विशाखा जी जैसे यह नाम सुनती हैं, फिर एक बार दर्द उनके चेहरे पर उभरने लगती है। काव्य विशाखा जी साइड से गले लगाकर फोटो की तरफ देखती कहती हैं, दादी, माँ, पापा, ये है हमारी नई माँ विशाखा सिंघानिया। काव्य की मासूम बातों को सुनकर विशाखा जी अपने दर्दों को छुपाकर मुस्कुराने लगती है। विशाखा जी के
भी काव्या के गले लगाते हुए कहती हैं, चलिए जल्दी से नाश्ता करने आ जाइए। काव्या मुस्कुराते हुए हाँ बोलती है तो विशाखा जी वहाँ से चली जाती हैं। विशाखा जी की आंखों के सामने बार बार कल्याणी देवी जी की तस्वीर आ रही थी। उसके साथ ही उनका नाम पूछने लगा है। विशाखा जी कमरे से आकर आईने के सामने खड़ी हो जाती हैं और उनके आंखों में अब बेतहाशा आंसू बहे जा रहे थे। अमरजीत ऑफिस के लिए तैयार होकर बैठे फाइलों को चेक कर रहे थे। वहीं मायावती अपने परेशान सा मुंह बोलते हुए बोलने की कोशिश कर रही थे। अमरजीत मायावती को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? मायावती थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो अमरजीत, हमें अपने मायके जाना है। अमरजीत, आप भी जानती हैं कि आप उस जगह नहीं जा सकती, फिर क्यों एक ही बात को दोहराती रहती हैं? मायावती, हमें पता है, लेकिन जिस जगह हमने जन्म लिया है वह जाने में हमें बहुत उत्सुकता होती है। अमरजीत अपनी जगह से खड़े होते हैं, मायावती के पास जाकर कहते हैं, उत्सुकता जान से बढ़कर नहीं होती। भले ही उस वक्त हमने आपको अपना बना लिया, पर नए रिश्ते में जोड़ लिया, लेकिन अपने पुराने रिश्तों को हम बचा नहीं पाए और अब हम वहाँ पुराने रिश्तों को जोड़ने के लिए हम आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। मायावती एकदम से अमरजीत के गले लग जाती है और कहती है, हमें आपसे इस बात का कोई नाराज़गी नहीं है। आपने तो हमें दर्द भरी ज़िंदगी से छीन कर एक खुशहाल ज़िंदगी दी है। हमें तब सारा प्यार, हक, सम्मान दिया है। खुशियों के रूप में 3 संतानें दी हैं, लेकिन इन सब के बाद भी हम माँ बापा की हमेशा याद आती है। अमरजीत मायावती के गालों पर हाथ रखते हुए कहते हैं, काश कि हम आपकी यादों को ख़त्म कर पाते। ध्रुव डाइनिंग टेबल पर श्रेष्ठा को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ था। वहीं श्रेष्ठा ध्रुव को एक बाइट खिला रही थी और खुद एक बाइट खा रही थी। ध्रुव पर श्रेष्ठा को ही देखे जा रहा था। या श्रेष्ठा ध्रुव को ऐसे देखता हुआ पाकर घूरते हुए देखकर पूछती है, ऐसे क्या देख रहे हो? ध्रुव श्रेष्ठा के कमर पर कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम्हारे होठ हिलते हुए बहुत आकर्षक लगते हैं, इन्हें चूमने का मन करता है। इतना बोलकर ध्रुव श्रेष्ठा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी श्रेष्ठा धक्का देती और कहती है, भूलो मत, तुमने 2 दिन 8 घंटे 40 मिनट 20 सेकंड पहले मुझे किस किया था, वो भी पूरे 1 घंटे तक। तो अपनी ये जो बकवास बातें हैं ना, उन्हें साइड में रखो और चुपचाप नाश्ता करो। ध्रुव कहता है, बेबी तुम पहले ही ठीक थी, जब मन चाहता था मैं तुम्हें किस कर लेता था, लेकिन अब तुम मुझे बस धमकाती रहती हो। यार तुम्हें ना प्रपोज करके ही गलती कर दी। श्रेष्ठा घूरते हुए, और मिस्टर, मुझे भी तुम्हारे प्रपोजल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो मैंने तुम पर रहम कर दिया, वरना तुम जैसे लड़कों को तो मैं पूछती भी नहीं। ध्रुव कहता है, हाँ मुझे भी पता है तुम्हें मुझ पर कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए तो हक दिया करती थी। असली में बेबी तुम्हें तो मुझसे उसी रात प्यार हो गया था जब मैंने तुम्हारे कपड़े। ध्रुव उसे आगे बोलता उससे पहले श्रेष्ठा चाटा मार देती और कहती है, हर वक्त गंदी बातें, इसके अलावा आपको सीखा नहीं है क्या तुमने? ध्रुव अपनी गाल को सहलाते हुए कहता है, इसमें गलत क्या है? अब शादी के बाद भी तो हम लोग वही सब करने। मैंने तो अभी से सोच लिया है, मैं तुम्हें रोज रात को बहुत सारा प्यार करूँगा। श्रेष्ठा घूरते कहती है, अपनी ये गंदी सोच को काबू में रखो। तुमने जो पहली मुलाकात में मेरे साथ किया ना, वो सब भूली नहीं हूँ मैं। ध्रुव चहकते हुए बोलता है, क्या सच में बेबी? तुम कुछ भी नहीं बोली ना? मैं तो बेकरार मैं ही परेशान हो रहा था। बेकार में लगता तुम सब कुछ भूल गई। अच्छा हुआ तुम्हें याद है, वरना मुझे याद दिलाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती। श्रेष्ठा बिल्कुल चुप हो जाती है और ध्रुव के गले लग जाती है। श्रेष्ठा कहती है, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से कब मिलवाओगे? ध्रुव का चेहरा एकदम से सख्त हो जाता है। वह कहता है, मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है। श्रेष्ठा फिर से कहती है, उनके अलावा तुम्हारा कोई नहीं है? ध्रुव शांति से कहता है, लेकिन तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। श्रेष्ठा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा को अपनी गोद में उठाता है और खुद खड़ा होकर बिना कुछ बोले कमरे की तरफ चला जाता है। श्रेष्ठा वहाँ खड़ी बस ध्रुव को जाते देखती रहती है। श्रेष्ठा, अब इसे क्या हुआ? आदित्य और काव्य कार में बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। काव्य पूछता तो चाहती थी कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह आदित्य के नेचर को वाकिफ थी, इसलिए वह चुपचाप बैठी हुई थी।
कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल पर जाकर रुकती है। हॉस्पिटल को देखकर काव्य असमंजस में आदित्य को देखती है। आदित्य काव्य को उतरने का इशारा करता है। काव्य कार से नीचे उतरती है। आदित्य काव्य को हाथ पकड़कर अंदर लेकर जाता है। आदित्य काव्य को लेकर एक कमरे में ले जाता है। वह बहुत सारे स्पेशल डॉक्टर अलग अलग शहरों से आए हुए थे। एक नर्स आकर काव्य को हॉस्पिटल के कपड़े पहना देती है और काव्य पहले आदित्य को देखती है। आदित्य इशारे से लेने के लिए कहता है। काव्य कपड़े लेते हैं और आदित्य से पूछती है, ये सब क्या है? और ये कपड़े डॉक्टर, हम तो बीमार भी नहीं है। तो फिर आदित्य काव्य की आंखों में देखकर कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? काव्य एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर हाँ में सिर हिला देती है। आदित्य कहता है, फिर जाओ और चेंज कर लो। काव्य आदित्य को देखती है और चेंज करने के लिए चली जाती है, लेकिन काव्य को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। अंदर अंदर बहुत से सवाल चल रहे थे। काव्य चेंज करके आती है तो बेड पर लेट जाती है। तभी एक नर्स कहती है, मैम आप ये मंगलसूत्र भी निकाल दीजिए। नर्स की बात सुनकर काव्य पहले मंगलसूत्र को देखती है, फिर आदित्य को। आदित्य आगे आकर काव्य के पास बैठ जाता है और मंगलसूत्र को निकालकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। इतना कहती आदित्य झुककर काव्य के माथे पर किस करता रूम से निकल जाता है। काव्य बस उसे जाते ही देख रही थी। एक नर्स काव्य को बेहोशी का इंजेक्शन देती है तो काव्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। तो क्या होने वाला है काव्य के साथ वो हम सुनेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान, इसी के साथ राधे राधे।